नमस्कार दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और उम्मीद है कि आपका सभी का जो लॉकडाउन का पीरियड बहुत अच्छा गुजर रहा है। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन है ये कोरोना वायरस की। अगर देखें पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में जो आज स्थिति है, मैं इसको जब देखता हूँ, हालांकि बहुत सारी बातें चल रही हैं, उस पर ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे। हम सब लोग जानते हैं क्या क्या करना है, हाथ धोने हैं, डिस्टेंसिंग रखनी है। उस पर बहुत अच्छा जो है हमारे पास गाइडलाइंस भी मिल रही हैं समय समय पर। और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि भारत ने बहुत अर्ली स्टेप्स भी लिए और काफ़ी सराहनीय जो कदम हमारी सरकार ने भी उठाए, तो उसका रिजल्ट भी अभी तक तो हमें दिख रहा है कि अभी तक भारत के अंदर स्थिति जो है काफ़ी नियंत्रण में है, ऐसा हम कह सकते हैं। और हम ही नहीं कह रहे, WHO या और भी जो दूसरे देश के लोग भी वो भी कह रहे हैं कि भारत की स्थिति काफ़ी अच्छी है। तो इसमें मैं देखता हूँ कि अगर हम देखें हमारे जो चरक में जन पदोध्वंस का जो चैप्टर है, तो हमें थोड़ा सा जो है अगर उसकी रूट कॉज में गहराई में जा कर के देखते हैं तो डेफिनेटली ये तो लिखा ही है कि दूषित जल, दूषित पृथ्वी, दूषित वायु से जो है जनपदोध्वंस या एपिडेमिक, पेंडेमिक होती हैं। लेकिन वहाँ एक शब्द और अच्छा लिखा है कि इसका मूल कारण अधर्म होता है। अब ये अधर्म की बात जो है आजकल के लोग तो नहीं समझते, लेकिन हम आयुर्वेद के लोग हैं, हम वैद्य हैं, सब हम लोगों का जो बेस है वो अध्यात्म है और हम इसको अच्छी तरह से समझते हैं। और आज मैं केवल इसलिए नहीं कह रहा कि हम आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, आज काफ़ी सारे लोगों से मैं विश्व में जुड़ा हुआ हूँ। और आज से नहीं, ये बात लगभग जो है पिछले 3-4 वर्ष से बात ये चल रही है। काफ़ी बड़े साइंटिस्ट, विदेशों में जो साइंटिस्ट बैठे हैं, काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट, काफ़ी सारे एनवायरमेंटलिस्ट, मेरा एक काफ़ी अच्छा सर्कल है। तो एक चर्चा अक्सर ये रहती थी कि भाई जिस डायरेक्शन में ये हम लोग जा रहे हैं, ये डायरेक्शन जो है बहुत एक एंड लिमिट पर पहुंच चुकी है और इसका कहीं ना कहीं अंत आएगा। अभी तो किसी को ये पता नहीं था कि अंत कैसे आने वाला। लोग ये कह रहे थे कि कुछ ना कुछ होगा और शायद एक ऐसी स्थिति आएगी कि हम लोग सोचने पर मजबूर हों कि हमें कुछ ना कुछ तो अंदर झांक करके देखना है या हमें कहीं रुक करके देखना है कि कहाँ गलती हो रही है। तो ऐसा ये 15 दिन के अंदर, 15 दिन या 3-4 हफ्ते में देखें तो पूरे विश्व की स्थिति ऐसी आ गई है कि हर आदमी अंदर बैठा है और ये सोचने पर हम मजबूर हैं। ख़ास तौर से जो लोग सोचते हैं वो तो ज़रूर सोचें कि भाई आखिर हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ कि 15 दिन के अंदर पूरा विश्व जो है हमारे जो कमरों में बैठ गया और घुटनों पर पूरा विश्व है। सब लोग, बड़े बड़े देश जो अमेरिका और यूरोप और जितने भी बड़े देश जहाँ पर सब प्रकार के संसाधन हैं, सब प्रकार की व्यवस्था उनके पास है, हेल्थ केयर सिस्टम उनका वर्ल्ड में बेस्ट है, वो लोग भी जो है इसको काबू नहीं पा रहे। तो कहीं ना कहीं हम आयुर्वेद में आए जहाँ पर हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इसकी बात करते हैं, तो वहाँ इस चीज़ का एक हमें शायद ये सोचने का अवसर ज़रूर मिलता है कि कहीं ना कहीं हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। अधर्म का मतलब होता है कि जब हम, जो हमारी प्रकृति है, प्रकृति के नियमों को जब हम तोड़ें। धर्म का अर्थ होता है जो धारण करता है। तो सिंपल भाषा में हम कहें तो डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन बहुत जो है आजकल टूटा है, इसमें सभी जानते हैं। अब एयर क्वालिटी अगर आप आज दिल्ली में देखें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी परसों देख रहा था शायद 50 से कम है, जो कभी 300, 400, 500 हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं हमें ये मानना पड़ेगा कि ये जो नेचर है, ये जो प्रकृति है, इसमें शक्ति है कि ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है, अपने आप को बचाव भी कर सकती है। और हमें शायद आगे ये सब सोच लेकर के चलना चाहिए। एनीवे, ये तो एक मेरी सोच है और मैं ऐसा मानता हूँ। मैं आई एम ए वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि ये जो भी विपदा, आपदा जो पूरे विश्व में आई है, ये मानव जाति को सोचने पर मजबूर ज़रूर करेगी कि हमें शायद कुछ और तौर तरीके चेंज करने पड़ेंगे जीने के यहाँ पर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी समुद्र में डॉल्फिन्स किनारे पर आ गई हैं, कई जानवर आपने देखे होंगे, कई वीडियोस आपने देखी होंगी, वो सड़कों पर आ गए हैं।
पक्षी जो है, मैं कई बार अपनी खिड़की के बाहर देखता हूँ सुबह, तो ऐसे ऐसे पक्षी जो बचपन में गांव में देखा करते थे वो यहाँ पर दिख रहे हैं अभी। तो ये प्रकृति का एक नियम है कि वो अपने आप को बैलेंस करना भी जानती है। लेकिन इस सब के बावजूद जो है, हम जो आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, हमारा एक धर्म है कि हम लोगों को शिक्षित करें, लोगों को सही ज्ञान दें, लोगों को जो थोड़ा सा जो आजकल एक भय का माहौल है उस भय से लोगों को निकालें। और भय जो है वो इसलिए है कि हम लोगों को ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। आयुर्वेद एक बहुत बड़ा एक नॉलेज सिस्टम है, और मैं आजकल काफ़ी लोगों को मैं बोलता हूँ कि जीवन जीने के लिए आयुर्वेद बहुत आवश्यक है, चाहे आप स्वस्थ हैं तो भी, क्योंकि हमारे यहाँ तो आयुर्वेद के प्रयोजन में लिखा है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण, यानी कि जो लोग स्वस्थ हैं उनके लिए भी आयुर्वेद की आवश्यकता है, और रोगियों के लिए तो खैर डेफिनेटली है ही। आयुर्वेद जो है वो ना केवल एक चिकित्सा शास्त्र है, वो एक जीवन जीने की एक कला भी है। चाहे हम किसी भी देश में रहते हों, चाहे हम किसी भी जो है किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हों, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। ये तो एक यूनिवर्सल नॉलेज है। ये अगर हम आयु की परिभाषा देखते हैं तो शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोग वहाँ पर लिखा है। आयु जो है शरीर इंद्रिय और आत्मा का संयोग, उसको आयु कहा है। और इसका जो वेद है उसको आयुर्वेद कहा, यानी कि जो ये हमारा पूरा सिस्टम है, ह्यूमन सिस्टम, शरीर मन इंद्रिय और आत्मा, इसी के बारे में नॉलेज है ये आयुर्वेद। और इस नॉलेज को जो है हर व्यक्ति को आना चाहिए। जैसे आजकल आप कोई फ़ोन खरीदते हैं या कोई कंप्यूटर खरीदते हैं, कोई टेलीविज़न खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, उसकी एक बुकलेट आती है, उसको कहते हैं इंस्ट्रक्शन मैनुअल। तो ये जो मैनुअल जो होता है ये उस प्रोडक्ट के बारे में बताता है। तो आयुर्वेद जो है एक तरह से सरल भाषा में, अगर आप आम जनता को ये बताना चाहें कि आयुर्वेद क्या है, वो एक इंस्ट्रक्शन बुकलेट है ये पूरे मानव रचना के लिए। इसमें जो जो चीज़ें हैं उनको कैसे हमें उसको सुरक्षित रखना है, उसमें कोई विकार आए तो कैसे ठीक करना है, कहीं पर भी कोई खराबी हो, चाहे वो शारीरिक लेवल पर हो, मानसिक लेवल पर हो, या वो और उससे परे सूक्ष्म लेवल पर हो। तो इसलिए आयुर्वेद ऐसा मैं मानता हूँ कि एक बहुत आवश्यक एक नॉलेज है जो कि हर व्यक्ति को पढ़ानी चाहिए, स्कूल लेवल से पढ़ानी चाहिए। अदरवाइज तो होता क्या है कि हम इस बड़े कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को लेकर के जी रहे हैं। इट्स ए वेरी स्मार्ट सिस्टम, सुपर स्मार्ट सिस्टम है। आप अगर थोड़ी बायोलॉजी भी देखेंगे इसमें तो बहुत स्मार्ट सिस्टम है। और फिर उसका मन का कनेक्शन कैसे होता है, इंद्रियों से कैसे कनेक्शन होता है, और सारा कनेक्शन, इट्स ए वेरी वेरी नाइस डिज़ाइन, वेरी नाइस डिज़ाइन, वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट येट वेरी स्मार्ट। तो इतना स्मार्ट सिस्टम है और इसके बारे में हमें किसी ने कभी बताया नहीं, और इसको हम रोज़ इसका प्रयोग करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे आपको कोई कार दे दी जाए और आपको कार के बारे में कोई मालूम नहीं है, कुछ भी आपने कार कभी चलाई नहीं, आपको ये भी नहीं पता कि कार वो डीजल की है, पेट्रोल की है, सीएनजी की है, आपको ये भी नहीं पता कि कार के गियर बदलते हैं या ऑटोमेटिक कार है, कुछ भी मालूम नहीं है, ट्रैफिक रूल भी नहीं पता आपको, और आप वो कार चलाने लगे तो डेफिनेटली नंबर वन तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आएगा आपको, क्योंकि आप कैसे चलाएंगे उसको, आपको तो कुछ पता नहीं है, और एक्सीडेंट भी हो जाएगा आपका। तो यही स्थिति है। आज हम ये सारा शरीर मन आत्मा इंद्रिय, और इसमें अगर जाएंगे तो 25 तत्वों का जो बना हुआ हमारा पूरा है, जिसमें कि मन बुद्धि अहंकार चित्त आत्मा, पंच ज्ञानेन्द्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, ये सारी चीज़ें जो हैं इनके बारे में अगर किसी मनुष्य को नहीं मालूम और वो उनको रोज प्रयोग कर रहा है, मन को भी प्रयोग कर रहे हैं, हम इंद्रियों को भी प्रयोग कर रहे हैं, बुद्धि का भी प्रयोग कर रहे हैं, अहंकार का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वही स्थिति है कि हमें पता कुछ है नहीं, रोज इसको चलाए जा रहे हैं, तो एक्सीडेंट तो हो ही रहे हैं रोज। कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये सरल भाषा में समझने का एक तरीका है। बहरहाल आज थोड़ी सी बात जो मेरे को एक विषय दिया गया है कि आयुर्वेद को जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव से हम कैसे समझें और बाहर के देशों में आयुर्वेद की क्या स्थिति है, थोड़ा सा इस बारे में हम विचार विमर्श करेंगे आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक सरल भाषा में एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप वैद्य हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सक आप हैं, या अभी आप स्टूडेंट हैं तो और भी अच्छा है, थोड़ा ध्यान से सुनिए इस बात को।
आपको जरूरी ये नहीं है कि आपको केवल चिकित्सा ही करनी है। आयुर्वेद में आज बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं अगर आप एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं। लेकिन जरा ध्यान से सुनिए, उसमें कुछ बेसिक चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। और करियर क्या कैसे बना सकते हैं आप? डेफिनेटली एक प्रैक्टिसिंग फिजिशियन बन सकते हैं, प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। आजकल आप प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और आजकल आपको कुछ जॉब्स भी अवेलेबल हैं। आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, प्राइवेट जॉब में जा सकते हैं, काफ़ी जगह आजकल जॉब्स अवेलेबल हैं। उसके साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत स्कोप है आजकल। अगर आप आयुर्वेद से हैं, इवन आजकल जो मॉडर्न मेडिसिन से संबंधित लोग हैं, मॉडर्न फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी आजकल काफ़ी उनका एक झुकाव इस तरफ हुआ है कि हम आयुर्वेद में भी कुछ जो है रिसर्च करें। क्योंकि आजकल रोज़ रोज़ हम सुन रहे हैं कि एविडेंस बेस्ड रिसर्च और इवन प्रोडक्ट रिसर्च जो है, कोई भी प्रोडक्ट डेवलप आजकल होता है और अगर आप उसको वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर आप उसको एक्सेप्टेंस दिलाना चाहते हैं तो वो प्रॉपरली रिसर्च प्रोडक्ट होता है, तभी उसकी एक्सेप्टेंस होती है अच्छी। ऑफ कोर्स टीचिंग में बहुत स्कोप है। टीचिंग नॉट ओनली हमारे आयुर्वेदिक कॉलेज यूनिवर्सिटी, आजकल जो है जैसे आपने अगर देखा हो तो मैं भी टीचिंग का काम करता हूँ। मैं किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाता, मैं पूरे के लोगों को लेक्चर्स देता हूँ। मैं जो है कई जगह पर वर्कशॉप्स देता हूँ। हम रिट्रीट्स भी करते हैं आजकल, 5-5 दिन हम रेजिडेंशियल रिट्रीट काफ़ी देशों में हम करते हैं। और टेलीविज़न पर भी आपने देखा होगा, वहाँ पर अगर मेरा कोई शो देखेंगे आप तो मैं वहाँ पर भी एजुकेट कर रहा हूँ लोगों को, जो आम मासेस हैं। तो आप मास एजुकेशन में भी जा सकते हैं, बहुत सारे स्कोप हैं। आप कॉरपोरेट में जा सकते हैं, कॉरपोरेट ट्रेनर बहुत बड़ा एक अच्छा एरिया है आजकल। जितना कॉरपोरेट वर्ल्ड है वहाँ बहुत सारे लोग हैं, उनको सभी को जो है स्ट्रेस बहुत है, हेल्थ की उनकी बड़ी समस्याएं हैं और आजकल लोग ढूंढ रहे हैं, उनका इंटरेस्ट है, बट दे वांट कि कोई अच्छा व्यक्ति जो अच्छी तरह से उनकी भाषा में उनको समझा सके। वो बहुत ज़रूरी होता है, इसको आपको समझाना आना चाहिए। आयुर्वेद का नॉलेज आपको पूरा होना चाहिए, लेकिन आपको ये भी कला आनी चाहिए कि आप किस प्रकार से उस नॉलेज को आम आदमी की भाषा में आप उसको ट्रांसलेट करें विदाउट एनी उसमें कोई चेंज लाए हुए, उसका मीनिंग ना बदलें। मीनिंग बदल के तो फिर वो हमारी आयुर्वेद ही समाप्त हो जाएगा उससे। तो ये एक एरिया है। मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ा एरिया है। मैन्युफैक्चरिंग आजकल काफ़ी देख रहे हैं आप, काफ़ी सारे लोग आयुर्वेद में आ रहे हैं। तो अगर आप वैद्य हैं, आयुर्वेद जानते हैं, तो आपका वहाँ भी एक अच्छा करियर, मैं करियर के स्कोप्स आपको कुछ बता रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर वैद्य को प्रैक्टिस ही करनी है, क्योंकि हर किसी किसी का नेचर होता है। कई लोग प्रैक्टिस में बहुत अच्छे नहीं होते, कई लोग टीचिंग में बहुत अच्छे हैं, कई लोग ट्रेनिंग में बहुत अच्छे हैं। तो अपना नेचर भी आपको समझना चाहिए। कई बार हमें मालूम नहीं होता कि हमारे अंदर क्या ऐसी स्किल हैं जो कि हम अपने इस नॉलेज को किस तरह से हम जो दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा एरिया है आजकल जिसको कि हम वेलनेस एरिया बोलते हैं। वेलनेस है, रिजॉर्ट्स हैं, बड़े बड़े होटल्स। आप यूरोप में जाएं, जर्मनी में जाएं, कहीं पर भी जाएं, जर्मनी में तो आप हर होटल में जो है आपको एक आयुर्वेदिक डॉक्टर मिलता है आजकल। बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर वहाँ पर हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ थोड़ा आयुर्वेद का जो भी वहाँ लीगली अलाउड है वो वहाँ पर खोला हुआ है। उसको वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बोलते हैं, कई जगह आयुर्वेदिक थेरेपी बोलते हैं। तो वो आपके लिए एरिया बहुत अच्छा एरिया है। अभी से आप अगर स्टूडेंट हैं तो कम से कम अभी से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा एरिया है न्यूट्रिशन वाला भी। आजकल आपने देखा होगा कई न्यूट्रिशनिस्ट जो है बहुत पॉपुलर हैं, इंस्टाग्राम पर काफ़ी पॉपुलर हैं। वो फिटनेस के जो लोग हैं वो बड़े पॉपुलर हैं आजकल। हालांकि आप देखेंगे अगर वो ज़्यादातर आयुर्वेद की बात कर रहे होते हैं। जो काफ़ी पॉपुलर लोग हैं आजकल इंस्टा पर या फेसबुक पर, अगर उनको देखें जब भी वो कोई बात कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आयुर्वेद की बात करते हैं, लेकिन आयुर्वेद का कहीं उनको आयुर्वेद का बैकग्राउंड भी नहीं है और आयुर्वेद का वो नाम भी नहीं लेते हैं। लेकिन यू बीइंग एन आयुर्वेदिक स्टूडेंट, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट, यू कैन ऑलवेज प्रोजेक्ट यूर सेल्फ एज ए आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट या आयुर्वेदिक फिटनेस ट्रेनर। आप अपने आप को कर सकते हैं। कोचिंग पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर, मैं बाहर की बात कर रहा हूँ आपसे। बाहर जो है कोचिंग एक बड़ी पॉपुलर चीज़ चल रही है। देर आर लाइफ कोचेस। लाइफ कोच जो है वो कोचिंग करते हैं, काउंसलिंग करते हैं किसी एक व्यक्ति को, बड़े बड़े कॉरपोरेट के लोगों को, बड़े बड़े बिजनेस के लोगों को। तो वो एक अच्छा करियर की ऑप्शन है आपके पास। आप एक आयुर्वेदिक कोच बन सकते हैं आप।
और इसके अलावा स्पोर्ट्स में बड़ा स्कोप है, स्पोर्ट्स मेडिसिन इसको कहते हैं, स्पोर्ट्स फिटनेस कहें इसको, तो वहाँ भी आप अपना करियर बना सकते हैं। क्योंकि आजकल के जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट उनका डाइट क्या होना चाहिए, उनकी एक्सरसाइज कैसे होनी चाहिए। और हमारे यहाँ आयुर्वेद में तो लिखा है कि हर व्यक्ति जो है उसकी प्रकृति अलग है, कोई पित्त प्रकृति का है, कोई कफ प्रकृति का है, कोई वात प्रकृति का है। तो हर व्यक्ति को तो एक ही न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, एक ही तरह की ट्रेनिंग नहीं होगी, एक ही तरह का उसका जो है एक्सरसाइज नहीं होगा। तो ये चीज़ जो है हमारे पास बड़ी अच्छी एक यूनिकनेस आयुर्वेद के अंदर है कि आप इस ज्ञान को कहीं पर भी किसी आदमी के ऊपर भी फिट कर सकते हो। मैं तो कई बार विदेशों में जाता हूँ तो मैं कॉरपोरेट्स में जाता हूँ और कॉरपोरेट में मैं उनकी पूरी टीम को देखता हूँ कि भाई ये जो बंदा है आपका, ये तो कफ प्रकृति का है, ये तो आपने इसको लगाया हुआ है मार्केटिंग में। मार्केटिंग में मतलब उसको ट्रैवल करना पड़ता है रोज़, तो कफ वाले तो ट्रैवल पसंद करते नहीं हैं। कफ प्रकृति तो आप जानते हैं, कफ वाले थोड़े सेडेंटरी होते हैं, थोड़ा सा उनको ज़्यादा भाग दौड़ अच्छी नहीं लगती। जैसे कि वात प्रकृति वाले होते हैं, वात वाले बड़े एक्टिव होते हैं, काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं। पित्त वाले जो लोग हैं वो काफ़ी एंटरप्रेन्योर होते हैं। तो जहाँ आपको बिजनेस हेड बनाना है, वो अगर पित्त प्रकृति का हो तो बिजनेस में बड़ा अच्छा रहेगा। आपको अकाउंट्स में किसी को बिठाना है तो बैठ करके 8 घंटे काम करने वाला कफ वाला है, वो हिलेगा नहीं, बड़ा अच्छा, उसको भी मज़ा आएगा। तो ये चीज़ें देखिए, आपको अपना जो ज्ञान है, कई बार तो मैं आजकल लोगों के जो रिलेशंस हैं, जहाँ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है रिलेशन में, वहाँ भी मैं देखता हूँ कि ये देखिए आपका कफ वाला हस्बैंड है और वात प्रकृति की वाइफ है, तो उनका नेचुरली प्रॉब्लम होने वाला है। तो वो कैसे सॉल्व किया जाए, रिलेशंस को कैसे कॉर्डियल बना जाए, यू कैन फिट दिस नॉलेज एनीवेयर। इट्स ए वेरी वंडरफुल नॉलेज। आप शायद अभी आयुर्वेद को कितना समझते हैं मुझे नहीं पता, पर मैं तो हर जगह आयुर्वेद देखता हूँ, हर जगह, इसलिए हमारे यहाँ कहा है कि आयुर्वेद सर्वत्र है, वो नित्य है, वो एटर्नल है, सब जगह। आपका आयुर्वेद के बिना कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांड, ये सब हम सुनते हैं ना, तो जो हमारे अंदर जो इसमें वही ब्रह्मांड में है। तो हम तो पूरा, ये तो इसी का ज्ञान है आयुर्वेद, शरीर मन इंद्रिय आत्मा इसी का ज्ञान है, और वही ज्ञान बाहर भी है आपके। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू इंस्पायर यू, मोटिवेट यू एंड टेल यू डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। और बड़ा अच्छा एरिया है माइंड वाला एरिया, हमने बहुत एक्सप्लोर नहीं किया इसको। आजकल बहुत सारे लोग मेंटल लेवल पर परेशान हैं, खासतौर से वो लॉकडाउन हो रहा है तो लोग बड़े दुखी हैं, क्या करें, बोर हो रहे हैं कुछ लोग। आज मैंने एक वीडियो भी शेयर किया है कि क्या क्या कर सकते हैं आप घर पर बैठ करके। तो साइकोथेरेपी का जो एरिया, अभी मैंने एक कोर्स भी बनाया है। अभी आजकल मैं कोर्स एक पढ़ा रहा हूँ रशिया में, ऑनलाइन कोर्स पढ़ा रहा हूँ। उसमें पूरा अपना सत्वावजय और दैव विपाशरा चिकित्सा उसी पर आधारित है। तो साइकोथेरेपी हम उसको बोलते हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग उसको बोलिए, जो भी। तो इसका बहुत स्कोप है अगर आप जाना चाहें इस एरिया में, क्योंकि आजकल की पॉपुलेशन है वो माइंड में ही बीमार है। आजकल लोग, शरीर में तो मैनिफेस्टेशन होता है, लेकिन आपको मालूम है कि कितना मेंटल अनरेस्ट, मेंटल डिस्टर्बेंस, एजिटेशन, जिसको हम रजोगुण बोलते हैं या तमोगुण बोलते हैं अपनी भाषा में, वो बहुत ज़्यादा विकार आजकल हैं। वो तो ज़रूरी नहीं कि वो आपके माइंड में ही मैनिफेस्ट होगा रोग। आजकल साइकोसोमेटिक डिजीज़ आपने नाम सुना होगा, तो कितने सारे रोग हैं जो उनका रिलेशन जो है हमारे मन से होता है। तो ये बहुत अच्छा एरिया है। काउंसलिंग में जा सकते हैं आप, यू कैन बिकम ए आयुर्वेदिक काउंसलर। बहुत बहुत स्कोप है। वेस्ट में तो, अगर मैं बाहर की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर लोग ज़्यादा परेशान हैं इमोशनल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, वहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो वहाँ इस चीज़ का बहुत डिमांड है, स्पिरिचुअल हीलिंग का बहुत डिमांड है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का मतलब यहाँ केवल धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। स्पिरिचुअल मतलब होता है कि आप अपने जीवन में किस प्रकार से एक बिल्कुल जिसको हम कहते हैं प्रीति से, प्यार और शांति कैसे बनाए अपने जीवन में। तो आजकल देखा होगा आपने, विदेशों में बहुत चल रहा है, रेकी चल रही है, प्राणा हीलिंग चल रही है, चक्रा हीलिंग चल रही है, या फिर जो है थीटा हीलिंग चल रही है। अभी तो मंत्र भी काफ़ी लोग कर रहे हैं, अग्निहोत्र कर रहे हैं, यज्ञ करते हैं, बहुत पॉपुलर है वहाँ पर। तो वास्तव में आप अगर थोड़ा ध्यान दें तो ये क्या है, ये हमारा आयुर्वेद ही तो है। लेकिन हमने तो नहीं किया इसको, हमने नहीं किया तो कोई और करेगा। तो आप इसमें क्यों नहीं एक्सपर्ट होते? आप जो है दैव विपाशरा चिकित्सा पढ़िए, मंत्र में क्या होता है, होम कैसे होता है, या और भी जो उसके पूरे जो अंग हैं
उनमें एक्सपर्ट होइए। सत्वा वजह बहुत अच्छी चिकित्सा है हमारे यहाँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है, हम लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसकी, हमें पढ़ाया नहीं जाता। लेकिन पढ़ सकते हैं आप थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा इंटरेस्ट दिखाएंगे तो। अभी आप अगर स्टूडेंट हैं तो अभी बहुत टाइम है, और अगर आप अभी ऑलरेडी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं फिर भी टाइम हमेशा होता है। मैं तो अभी भी पढ़ता हूँ, रोज़ कुछ ना कुछ नया पढ़ने को मिल जाता है जब भी टाइम मिलता है। तो ये एक एरिया है। इसके अलावा फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आजकल वो भी आयुर्वेद या कोई इससे जुड़ा हुआ कोर्सेज वो करना चाह रहे हैं, तो देर आर क्वाइट गुड ओपनिंग्स। हॉस्पिटल्स में भी कई जगह अभी थोड़ा सा जो है आयुर्वेद को वो कोशिश कर रहे हैं कि कहीं थोड़ा इंटीग्रेट किया जाए। या फिर जो है एक आपने नाम सुना होगा इंटीग्रेटिव मेडिसिन। इंटीग्रेटिव मेडिसिन इज़ बिकमिंग वेरी पॉपुलर नाउ। तो मैं तो काफ़ी लोगों के साथ काम करता हूँ, साइंटिस्ट लोगों के साथ। कम से कम 400-500 वेस्टर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स मेरे सर्कल में हैं। तो हम लोग अक्सर आपस में बातें करते हैं। कई बार हम इंटीग्रेटिव काम भी करते हैं। उनका कोई पेशेंट है तो वो अपनी चिकित्सा कर रहे हैं, हम उसमें क्या इनपुट दे सकते हैं, ये तो इंटीग्रेटिव मेडिसिन या P4 मेडिसिन आपने नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना तो आप थोड़ा गूगल करिए उसको। तो P4 मेडिसिन अगर आप देखेंगे, जिसमें कि पर्सनलाइज्ड है, पार्टिसिपेटरी है, प्रिवेंटिव है, प्रिडिक्टिव है, ये 4 P's जो है ये टोटली आयुर्वेदी है। लेकिन हम लोग अपनी नॉलेज को जब अच्छी तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाते तो वो फिर किसी और रूप में हमारे सामने आती। फिर हम कहते हैं अरे ये तो हमारा आयुर्वेद है, ये तो हमारा प्राचीन ज्ञान है। तो ठीक है, लेकिन हम लोगों को भी इसमें एक्सपर्ट होकर के इसको प्रेजेंट करना है। मैनेजमेंट जो कॉरपोरेट प्रोग्राम्स हैं आजकल, बहुत सारे ट्रेनर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स क्या होते हैं? आयुर्वेद की नॉलेज बात, कोई दिनचर्या की बात करेगा, कोई आपको डिसिप्लिन की बात करेगा, कोई डाइट की बात करेगा, एक्सरसाइज की। तो यू कैन ऑल्सो बिकम ए वेरी नाइस मोटिवेशनल स्पीकर। बहुत सारे स्कोप हैं इसमें। और एक एरिया फार्मिंग का भी है। आप अगर खेती बाड़ी पसंद करते हैं और जमींदार हैं, खेती बाड़ी है आपके पास, यू कैन ग्रो ऑर्गेनिक हर्ब्स। बहुत बहुत डिमांड है, पूरे वर्ल्ड में डिमांड है। तो एग्रीकल्चर, अगर आप नहीं, आपके पास ज़मीन है तो यू कैन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करा सकते हैं। तो ये एक अच्छा, मैं आपको अलग अलग थोड़ा सा बता रहा हूँ कि क्या क्या एरियाज़ हैं आपके पास। और स्टार्टअप्स, काफ़ी सारे स्टार्टअप्स हैं अभी। ये जो जैसे हमारा indianvaidya.com, ये भी एक स्टार्टअप टाइप का मैं इसको देखता हूँ। आजकल जो है टेक्नोलॉजी, IT में लोग ऐसे प्लेटफॉर्म्स बना करके फिर उसमें लोग आते हैं, डेटा इकट्ठा होता है, फिर और उनकी आगे जैसे डिमांड होती है तो यू कैन गो फॉर IT स्टार्टअप्स ऑल्सो। कई तरह के आजकल टेक्निकल गैजेट्स बन रहे हैं, कोई नाड़ी से रिलेटेड है, कोई और चीज़ से ऐप्स बन सकती हैं। आप फूड के ऊपर ऐप बना सकते हो। देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। आई एम श्योर जो हमारे दर्शक हैं इसमें काफ़ी, मुझे बताया गया था कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी हैं। तो आप लोग युवा हैं। हम जब पढ़ते थे तो हमें तो ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं आती थी, लेकिन हमने सीखी बाद में, बहुत मेहनत से सीखी। आजकल तो नेचुरली लोग जानते हैं टेक्नोलॉजी। तो ये कर सकते हैं। ऑफ कोर्स सोशल मीडिया बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है आजकल। आप अपना चैनल शुरू कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं, आप टेलीविज़न पर भी आ सकते हैं। तो आई मीन देयर आर सो मैनी स्कोप्स। बहुत सारे मैंने आपको एरियाज बताए हैं। तो केवल पर्पस मेरा ये था कि ज़रूरी नहीं आपने एक ही चीज़ दिमाग में रखना है कि भाई मेरे को प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस कई बार हर आदमी का इंटरेस्ट नहीं होता। तो यू कैन गो इनटू डिफरेंट करियर्स। ओके, अच्छी बात यह है कि आयुर्वेद का समय आजकल अच्छा है। आज अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। स्ट्रेंथ ये है कि इंटरेस्ट बढ़ रहा है आयुर्वेद में, पूरे विश्व में इंटरेस्ट बढ़ रहा है। जहाँ भी हम जाते हैं हर आदमी, अब क्योंकि योग इतना पॉपुलर हुआ है, योग के बाद अब आयुर्वेद भी पॉपुलर हो रहा है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि मैं ख़ास तौर से ग्लोबल पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। क्रॉनिक डिजीज़ इतनी ज़्यादा हो गई लोगों को, और वो दवाइयाँ खा खा के थक चुके हैं। हमारे यहाँ पर भी हम जीवा में जब चिकित्सा करते हैं तो हमारी लगभग 80 क्लिनिक्स हैं, और टेलीमेडिसिन भी हम चलाते हैं जिसमें लगभग 7-8 हज़ार पेशेंट्स की हम रोज़ कंसल्टेशन करते हैं। तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि मोस्टली जो पेशेंट वो ही हमारे पास आते हैं। जो लोग आप चिकित्सा करते हैं आपको भी मालूम है। तो क्रॉनिक डिजीज़ का एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ उनको रिलीफ नहीं मिल रहा है। सो देयर इज़ एन बिग स्ट्रेंथ। आयुर्वेद में बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। प्रिवेंटिव मेडिसिन में डेफिनेटली आयुर्वेद से बेहतर कोई प्रिवेंटिव मेडिसिन है ही नहीं। इसके अलावा जो है, जो नॉलेज है हमारे शास्त्रों में,
जैसे मैंने अभी जिक्र किया आपसे, सत्वावजय चिकित्सा, दैव विपाशना चिकित्सा, इनके ऊपर आप पूरा कुछ भी बिल्ड कर सकते हैं। आप आहार के ऊपर बिल्ड कर सकते हैं, आप लाइफस्टाइल कोच बन सकते हैं, कुछ भी, बहुत सारी एरियाज हैं हमारे पास, स्ट्रेंथ बहुत है और अपॉर्चुनिटी भी है। जैसा मैंने कहा कि अपॉर्चुनिटी ये है कि आज पूरा वर्ल्ड जो है वो देख रहा है। अभी देखो ये कोरोना वायरस की जो प्रॉब्लम चल रही है, तो डेफिनेटली मॉडर्न मेडिसिन में तो उसका इलाज ही नहीं है, और वो कह रहे हैं भी इलाज आने में लगभग 1 साल तो लगेगा अगर इसका वैक्सीन बनेगा। और यही नहीं, और भी जो जितनी तमाम, कैंसर एक बड़ा इशू है, लाइफस्टाइल डिजीज़ की आप बात करिए, आज पूरे वर्ल्ड में लाइफस्टाइल डिजीज़ नंबर 1 पर हैं, तो उनका कोई इलाज ही नहीं है, वो केवल मैनेज कर पाते हैं, गोली लेकर के उसको बैलेंस करते हैं। तो आयुर्वेद में तो बहुत अच्छा, जिनको भी हम NCD, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जिनको बोलते हैं, तो बहुत अच्छा उपचार है। और सबसे अच्छी हमारे पास अपॉर्चुनिटी ये है आज कि जो हमारी करंट भारतीय सरकार है, इसने जो है आयुष मंत्रालय एक अलग से बनाया। पहले हमें याद है, हम जब कॉलेज में पढ़ते थे और तब से अब तक, तो कभी कोई बात हमें रखनी हो अपनी, तो हेल्थ मिनिस्ट्री में जाना पड़ता था। हेल्थ मिनिस्ट्री में अब लोग, दूसरे लोग होते थे, वो कभी बात सुनी कभी नहीं सुनी, लेकिन अब हमारा डेडिकेटेड हमारा मंत्रालय है, जो मोदी जी ने एक ऐसा विभाग पूरा बना दिया है, और उसके सेक्रेटरी हमारे खुद जो एक वैद्य हैं, जो जानते हैं हमारी समस्या। तो दिस इज़ ए बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अस। ऑफ कोर्स जो इसमें अगर हम थोड़ा, अगर जैसे हम करते हैं ना, स्वॉट करते हैं, थ्रेट क्या है इसमें, तो थ्रेट मेनली एक तो यही है कि और भी ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम्स हैं वर्ल्ड में, जो मैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ। चाइनीज़ मेडिसिन काफ़ी जो है एडवांस्ड लेवल पर काम कर रहे हैं ऑलरेडी, हमसे काफ़ी आगे हैं वो। अभी जापान में, कोरिया में उनके ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं। अपने भारत में अगर हम देखें तो एक थोड़ी सी यहाँ पर गड़बड़ी ये भी है कि जो सो कॉल्ड सूडो आयुर्वेद, मैं उसको बोलता हूँ, काफ़ी सारे लोग आयुर्वेद के फील्ड में हैं जो चिकित्सक ही नहीं है, आयुर्वेद नहीं जानते, या फिर जो है कुछ ऐसे लोग भी आ गए हैं कि जिनका पर्पज़ आयुर्वेद, वो आयुर्वेद को समझते नहीं है। तो हमें उस चीज़ से भी हमें ध्यान रखना है। और सबसे बड़ा तो हम खुद भी, हम भी थ्रेट हैं आयुर्वेद के लिए, क्योंकि हम लोग अगर आयुर्वेद नहीं जानेंगे, अगर हम आयुर्वेद को नहीं समझेंगे, तो हम भी थ्रेट हैं आयुर्वेद के लिए। इसको मैं एक्सेप्ट करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं भी आप जैसे ही एक साधारण से कॉलेज में पढ़ा हूँ। मेरे कोई बाप दादा कोई वैद्य नहीं थे। जैसे कई बार कुछ लोग होते हैं, वो कहते हैं हमारी 7 पीढ़ियाँ वैद्य थी, हमारे यहाँ कोई वैद्य नहीं था। मेरे पिताजी तो खेती बाड़ी करते थे, गाँव में रहते थे हम तो, लेकिन थोड़ा सा लगन थी, हमें काम करने की इच्छा थी, तो आज थोड़ा कुछ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि और थोड़ा आगे बढ़ाएं उसको। हमारी जो वीकनेस सबसे बड़ी वो यही है कि हमारा जो, एक तो शिक्षा में हमें बहुत कुछ नहीं पढ़ाया जाता, प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ। हम लोग पढ़ते हैं तो मैं कई कॉलेजों में जाता हूँ और मैं वहाँ मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ, तो लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि वहाँ एक आयुर्वेदिक जो स्टूडेंट हैं उनके मन में एक भावना होती है, हीन भावना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होता है कि हम समझते हैं कि हम जो है मॉडर्न मेडिसिन के कंपैरिजन में हम थोड़ा कम हैं, लोअर हैं। ऐसी भावना बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। और डेफिनेटली अभी हमें ज़रूरत है कि हमारी एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अच्छा बनाया जाए। प्रैक्टिस के लिए बहुत कम, प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं, तो ये वीकनेस है, इन पर भी ध्यान दिया जा रहा है, काम चल रहा है। सरकारी लेवल पर भी काम चल रहा है, प्राइवेट लेवल पर भी काफ़ी, हम लोग भी काफ़ी ट्रेनिंग देते हैं डॉक्टर्स को। काफ़ी हमारे जितने भी डॉक्टर्स आते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने बनाया है। काफ़ी लोग हमारे यहाँ काम कर चुके हैं, उनको मालूम भी है। लेकिन सबसे बड़ी जो एक प्रॉब्लम है हम लोगों की, वो है कि हम लोग, एक्शन हमारा थोड़ा कम है, लैक ऑफ एक्शन मैं इसको बोलता हूँ। तो एक्शन हमें ज़रूर करना है और सही प्रकार से समझ करके आयुर्वेद को हमें आगे प्रैक्टिस करना है, तो फिर ग्लोबल एक्सेप्टेंस आपकी होगी पक्का। केवल आप अगर थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं, आयुर्वेद को गहराई से नहीं जानते, फिर आपकी ग्लोबल एक्सेप्टेंस नहीं होने वाली है। ये मैं आपको पहले से बता देता हूँ, क्योंकि जो विदेशी लोग हैं हमारे, बहुत सारे मेरे कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। हम चार देशों में हम अपने छोटे छोटे कोर्सेज चलाते हैं। उनको डॉक्टर नहीं बनाते हैं, आयुर्वेद के जनरल कोर्सेज चलाते हैं। वो लोग इतनी गहराई से घुसते हैं कि आप उनको, अगर उसकी बात प्रकृति है तो उसको मालूम है कि वो क्या खाना है क्या नहीं खाना। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप प्रकृति पूछो, शायद उनको अपनी प्रकृति भी मालूम नहीं होगी। तो हम लोगों को थोड़ा सा जो है
आयुर्वेद की गहराई में, क्योंकि अगर हम बाहर जाएंगे विदेश में तो हम पकड़े जाएंगे वहाँ पर। वो सब जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें पहचानते हैं वो लोग। तो एक तो मैं यही कहना चाहूँगा आप सभी से कि आयुर्वेद में अगर आपको जो है दक्षता और निपुणता और आपको जो है अगर एक्सीलेंस चाहिए और ग्लोबल लेवल पर आप अपने आप को एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो बेसिक आयुर्वेद के सिद्धांत हैं, जो हमारा जैसे त्रिसूत्र आयुर्वेद जो है, हेतु लिंग औषध, उसको समझने की कोशिश करिए। ऐसे नहीं बस कि केवल आपने कुछ दवाइयों के बारे में जान लिया कि जोड़ों का दर्द का पेशेंट आया तो उसको ये वाली गुग्गुल दे दो, अभी जुकाम हुआ है तो त्रिभुवन कीर्ति रस दे दो, ऐसे नहीं चलेगा। पूरा समझना पड़ेगा उसमें। त्रिविध हेतु क्या है वो समझना पड़ेगा। 3 हेतु अगर आप देखें, प्रज्ञापराध, असात्मेंद्रियार्थ संयोग, परिणाम, तो कहाँ क्यों प्रज्ञापराध का जिक्र किया है? वहाँ तो वात पित्त कफ की बात ही नहीं हो रही है, तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। उसको थोड़ा गहराई में जाके समझिए। वात पित्त कफ तो सेकेंड लेवल पर आपके दूषित होते हैं, इनके पीछे अंडरलाइंग कॉज तो ये है। असात्मेंद्रियार्थ संयोग क्या होता है, क्या है हमारी इंद्रियों का जो अर्थ के साथ अगर प्रॉपर कांटेक्ट ना हो तो बीमारी कैसे हो जाती है, बुद्धि का अगर हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो उससे बीमारी कैसे हो जाती है, चीज़ें समझनी पड़ेगी। और समझ करके फिर आपको लोगों में देखना पड़ेगा कि देखिए ये तो व्यक्ति प्रज्ञापराध कर रहा है। अब आपके पास कोई पेशेंट आता है, वो कहता है जी मैं एक एंटासिड लेता हूँ रोज़ और 5 मिनट बाद आज मैं चाय पी लेता हूँ, तो वो तो प्रज्ञापराध हो गया। इधर से आपने एंटासिड लिया और 5 मिनट बाद एसिड अंदर डाल दिया। इसी को तो कहते हैं बुद्धि का दुरुपयोग। कि आप नहा करके स्नान करके बाहर निकले और फिर आपने मिट्टी डाल दी अपने ऊपर, तो ये प्रज्ञापराध हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग देखेंगे दुनिया में, आज देखें कितने लोग जो है कान में लगा करके दौड़ रहे हैं, कुछ लोग जो है चलते चलते हुए, ये सब बुद्धि का दुरुपयोग है। इससे बहुत सारे रोग आने वाले हैं। आप अगर आयुर्वेद में हैं तो आप ये समझ लीजिए कि अभी तो ये जो मेंटल वाला जो प्रॉब्लम है तो अभी शुरू हुआ है, ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा अगर लोग नहीं रुकेंगे। अगर रुकेंगे नहीं और रुक करके वो सोचेंगे नहीं तो फिर मेंटल प्रॉब्लम्स बहुत भारी आने वाली हैं। वेस्ट में तो ऑलरेडी हैं, अभी भारत में भी बढ़ने वाली हैं। तो आप थोड़ा सा इसको समझेंगे, गहराई में जाएंगे। जो आपका 25 तत्वों वाला जो पुरुष है, जो चिकित्सा पुरुष जिसको कहा गया, उसको समझना पड़ेगा। आत्मा क्या है, आत्मा का क्या कनेक्शन है अहंकार से, बुद्धि से, चित्त से, मन क्या है, कहाँ मन की स्थापना, कहाँ रहता है मन, उसके क्या गुण है, ये सब समझना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा, इसके बगैर नहीं। आप समझे कि मैं ऐसे ही करके विदेश में जाकर के कुछ करूं, नहीं। दोज पीपल आर मच मोर एक्सपर्ट, बहुत जानते हैं वो, क्योंकि जब वो किसी चीज़ में घुसते हैं तो अच्छी तरह घुसते हैं। अगर मैं किसी व्यक्ति को बोलूँगा कि आपको दिनचर्या में अभ्यंग करना है, तिल के तेल की मालिश करनी है, तो अभी मैं पीछे फ्रांस में था तो एक कोई स्टूडेंट मेरे पास आया कि जी आपने 6 साल पहले मुझे बताया था कि हर रोज़ तिल के तेल की मालिश करनी है, तब से 6 साल से मैं रोज़ मालिश कर रहा हूँ। इस तरह से करते हैं वो लोग। उनको अगर पता चल गया कि मैं पित्त प्रकृति का हूँ तो उसका पूरा वो अपनी प्रकृति के अनुसार उसका पालन करते हैं, बिल्कुल रिलीजियसली करते हैं। तो इसलिए हमको ये गहराई में जाकर के समझना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा ये कोई मिस्टिक नॉलेज नहीं है, ये साइंस है। पूरा आयुर्वेद जो है ये साइंस है, लॉजिकल है, रैशनल तरीके से आपको लोगों को समझाना आना चाहिए। हमारी जितनी भी पुस्तकें हैं वो बाकायदा जो है वो एक, अगर हम कहें उसको कि वो उनका एक आधार है कि क्यों वहाँ पर लिखा कि यहाँ आपको त्रिकटु चूर्ण लेना है या कि यहाँ पर त्रिफला लेना है, उनका बाकायदा है, उसके पीछे एक लॉजिक है। ऐसे ही नहीं है। और सारे आयुर्वेदिक प्रिंसिपल जो है वो मॉडर्न एज में भी एप्लीकेबल है, आज के युग में भी। इसलिए आयुर्वेद को एटर्नल बोला है, नित्य है वो। ऐसा नहीं कि वो पहले चलता था अब नहीं चलेगा। इसके साथ जो है 3 प्रकार के जो आपकी चिकित्सा हैं ये आपको समझ में आनी चाहिए। युक्ति विपाश्रय क्या है, सत्ववजय क्या है, दैव विपाश्रय क्या है, अच्छी तरह से समझना चाहिए। चिकित्सा के चतुष्पाद बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें खास तौर से वैद्य के गुण जो हैं, चिकित्सक के गुण जो, उसमें भी मैं एक गुण का हमेशा जिक्र करता हूँ। ये तो चीज़ सभी को समझ आती है कि भाई आपको शास्त्र की नॉलेज होनी चाहिए, आप जो है दक्षता आपके अंदर होनी चाहिए, दृष्टकर्मता आपके अंदर होनी चाहिए। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं समझता हूँ आज के युग में वो शुचि है, प्योरिटी। अगर प्योरिटी का मतलब यहाँ ये नहीं कि आप रोज़ स्नान करते हैं, नहा लेते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते, नहीं। यहाँ पर मैं मेंटल प्योरिटी की बात करते हैं। अगर आप सात्विक नहीं हैं, अगर आपके अंदर मन के अंदर शुद्धता नहीं है, मन आपका दूषित है, मन में आपके काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष भरा पड़ा है, तो आप कैसे आप शुचि की बात करेंगे?
क्योंकि ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान को समझने के लिए आपको उस लेवल पर तक जाना पड़ेगा ना कम से कम। जो हमारे ऋषि थे जिन्होंने पुस्तकें लिखी, चरक, सुश्रुत, वाग्भट जो भी थे, उनका अगर आप उनका सूची का लेवल देखेंगे, कितने पवित्र वो आत्मा थे। तो कोई पवित्र व्यक्ति कोई चीज़ लिख रहा है, उसको समझने के लिए मुझे थोड़ा बहुत तो कुछ तो उसके आसपास कहीं होना पड़ेगा ना। तो ये इसलिए सूची इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसा मैंने कहा कि ये जो चिकित्सा पुरुष है, चिकित्सा किसकी कर रहे हैं आप? केवल लाक्षणिक चिकित्सा नहीं है। आजकल हम आयुर्वेद में देख रहे हैं, हमारे पास भी कई बार आते हैं लोग, कहते हैं सर नुस्खा बता दो, इसका क्या क्या नुस्खा। कोई किडनी का पेशेंट मान लो मेरा ठीक हो गया, पेशेंट उसका क्रिएटिनिन लो हो गया, तो तुरंत जो है, जो हमारे पास डॉक्टर्स भी होते हैं, सर क्या दिया था आपने? नहीं, ये मत पूछो क्या दिया था, आप ये पूछो कि क्या किया आपने, इसमें क्या हुआ था, इसको प्रॉब्लम आपका डायग्नोसिस क्या था, पित्त बढ़ा था, वात बढ़ी थी, कब संप्राप्ति क्या थी, इसकी संप्राप्ति को समझो। रोग का जो है स्थान कहाँ पर था? मन था, शरीर था, और मन में भी जो है, जिसको हम सत्व बोलते हैं, शरीरेंद्रिय सत्वात्म संयोग। सत्व जो है वो अंतःकरण चतुष्टय है यहाँ पर। चित्त जो है, चित्त भी है, अहंकार भी है, बुद्धि भी है, मनस है, चार चीजें हैं वहां पर। कहाँ पर रोग स्थापित हुआ? आजकल देखा होगा आपने, कितने लोगों को चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा के कारण उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो चाइल्डहुड ट्रॉमा कहाँ पर लॉज्ड होता है? वो चित्त के अंदर होता है। जो भी चीज़ हमारे एक्सपीरियंस होते हैं वहाँ पर जा कर के वो लॉज्ड होते हैं। तो ये पूरा जो है चिकित्सा पुरुष जो है, आपको समझना पड़ेगा इनका रिलेशन क्या है, इंद्रियों का क्या रिलेशन है रोगों से, साथ में इंद्रियार्थ संयोग क्यों लिखा उसने, बुद्धि का रोगों से क्या है संबंध है। ये कोई ऐसा नहीं कि ये कोई बहुत मुश्किल है समझना, बड़ा जब आप इसमें घुसोगे अंदर तो बड़ा आनंद आपको आने वाला है, बहुत आनंद आएगा। तो इस प्रकार से आपको चिकित्सा करनी चाहिए। मैंने तो जो है, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो मैं थोड़ा बताऊं आपको, जब मैं सेकेंड ईयर में था तो मुझे थोड़ा लगा कि ये जो पढ़ रहे हैं हम, ये इससे कहीं और ज़्यादा भी है आयुर्वेद। मेरा कुछ ऐसा मेरे को किसी ने प्रेरित किया था। फर्स्ट ईयर में जब मैं था तो कहीं से मुझे प्रेरणा ये मिली। एक एक्चुअली मेरे भाई थे, बड़े बड़े भाई अभी हैं, वो IIT M.Tech किया था उन्होंने, और फिर अमेरिका चले गए थे। अमेरिका से छोड़ के वो आगे, उन्होंने संन्यास ले लिया, आजकल वृंदावन में रहते हैं। तो वो जब आए तो उन्होंने बड़ी अच्छी फिलॉसफी की बातें कर रहे थे, भगवत गीता की बातें कर रहे थे। तो वही चीज़ें हम पदार्थ विज्ञान में पढ़ रहे थे फर्स्ट ईयर में। तो मेरा बड़ा इंटरेस्ट बना कि ये तो हम भी पढ़ते हैं आजकल, जो भी जितना भी फिलॉसफी है, मेटाफिजिक्स, जिसको कि कोई नहीं पढ़ता, हम लोग पदार्थ विज्ञान में ध्यान ही नहीं देते हैं। तो उन्होंने मेरे को थोड़ा प्रेरित किया कि आप अच्छी तरह पढ़िए इसको, ये बहुत अच्छा ज्ञान है, इसको अच्छी तरह पढ़िए। पर फिर मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा आयुर्वेद का हमारे समय में, मैं आपको 1980s की बात कर रहा हूँ, अर्ली 80s, उस समय आयुर्वेद का कोई माहौल नहीं होता था कॉलेजों में। आजकल तो फिर भी थोड़ा बदलाव है। तो मैंने सेकेंड ईयर में तलाश करना शुरू किया कि कोई गुरु मिलने चाहिए। तो मैं बड़ा थोड़ा फॉर्चुनेट था, एक गुरु मिले, वैद्य नानक चंद शर्मा जी। वो अब नहीं है, फिजिकली इस पृथ्वी पर नहीं है, और उनके क्लिनिक पर मैंने जाना शुरू कर दिया। मैं जाता था, रोज़ पुड़िया बांधता था उनके पास बैठ करके। उन्होंने बहुत मोटिवेट किया, उन्होंने बहुत मेरे को सिखाया। तो लगभग सेकेंड ईयर से लेके जब तक मेरी इंटर्नशिप पूरी हुई, मैं रोज़ उनकी क्लिनिक पर जाता था। तो ऑलमोस्ट 3.5 साल के करीब जो है मैं उनकी क्लिनिक पर गया। और उसके बाद जैसे ही मेरा कॉलेज पूरा हुआ, इंटर्नशिप पूरा हुआ, तो फिर मुझे लगा कि अभी तो मेरा केवल ये डिग्री मिली है मुझे, अभी मेरे को कुछ ज़्यादा आता नहीं है। तो फिर मैंने उनसे प्रार्थना की कि आपसे मुझे दीक्षा लेकर के पढ़ना है, क्योंकि मुझे थोड़ा इतना आइडिया था कि गुरु लोगों से दीक्षा लेकर के ही आप उनके जो है एक अच्छे शिष्य बनते हैं। तो मैंने उनसे दीक्षा ली, और 5 साल में फिर उनके पास रह करके गुरु शिष्य परंपरा में उनसे आयुर्वेद मैंने पढ़ा। तो इस तरह से पढ़ा मैंने, तब मेरे को समझ आया कि ये तो बहुत अच्छा नॉलेज है। मतलब जो कॉलेज में एक पढ़ाने का तरीका है, वो एक तरीका है, वो इंस्टीट्यूशनल है। गुरु शिष्य परंपरा एक दूसरा पर्सपेक्टिव, सेम चीज़, सेम किताबें, सेम चीज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन पर्सपेक्टिव अलग अलग है। वो सब सीखा। फिर उसके बाद प्रैक्टिस करने का नंबर आया, तो प्रैक्टिस करनी जब शुरू की, तो उस टाइम 1992 की बात कर रहा हूँ मैं, आज से ऑलमोस्ट लगभग 28 साल पहले जब मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी। पास आउट मैंने 88 में किया था, तो ऑलमोस्ट मुझे अभी 30 साल से ऊपर हो गए हैं पास आउट हुए। तो प्रैक्टिस जब शुरू की तो उस समय कोई आयुर्वेद को पसंद ही नहीं करता था।
बल्कि मेरे पास तो कुछ था भी नहीं। मैं तो गांव से हम आए थे रहने के लिए, थोड़ा सा फरीदाबाद में एक छोटा सा मकान बनाया था, तो अपने गैराज में ही क्लिनिक शुरू की मैंने, क्योंकि मेरे को आयुर्वेद प्रैक्टिस ही करना था। तो उस टाइम लोग विश्वास ही नहीं करते थे कि ये वैद्य जी हैं कोई, क्योंकि वैद्य जी का मतलब कोई बुजुर्ग आदमी होगा, कोई बूढ़ा आदमी होगा। तो मैं थोड़ा कई बार तो धोती वोती भी पहनता था, उस समय तिलक लगा के बैठता था थोड़ा। फिर भी लोग कई बार आके पूछते थे कि आपके पिताजी को दिखाना है, कहाँ मिलेंगे वो, जरा बताइए तो एनीवे ये इस तरह से हमने काम शुरू किया। लेकिन एक थोड़ा मोटिवेशन मिला, जुनून था कि कुछ करना है। गैराज में शुरू किया, कोई पैसा नहीं था, कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था। एक ही थैले में दवाइयाँ सारी आ जाती थी। संडे को फिर वृंदावन जाते थे, वहाँ पर एक इस्कॉन का मंदिर था, वहाँ फ्री कंसल्टेशन देते थे। वहाँ कुछ अंग्रेज लोगों को हमने ठीक किया, जो फॉरेनर्स उनके आते हैं। तो 94 में उनमें से किसी एक ने मुझे बोला कि आप फ्रांस में हम कुछ भगवत गीता के कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, आप वहाँ आयुर्वेद पढ़ाने आइए। तो मैंने कहा देखिए मेरे पास तो पैसा वैसा है नहीं, मैं कैसे जाऊँगा। कह रहे नहीं, हम आपको टिकट वगैरह देंगे। तो चले गए फ्रांस में। वहाँ गए तो वहाँ बहुत एक दूसरी दुनिया देखी। वहाँ के लोग जो हैं उनकी प्रॉब्लम अलग टाइप की है, हमारे यहाँ अलग टाइप की। यहाँ हम भारत में समस्या ज़्यादातर आहार विहार लाइफस्टाइल, वहाँ ज़्यादा मेंटल इमोशनल प्रॉब्लम्स। तो वहाँ जब गए तो देखा ये तो एक दूसरी दुनिया है बिल्कुल। तो लेकिन अब उस दुनिया से कनेक्ट कैसे हो जाएं? वहाँ तो हम रहते नहीं, हम तो यहाँ रहते हैं, यहाँ भी गैराज में बैठे हुए एक छोटे से गैराज में। तो फिर एक विचार आया, इंटरनेट उन दिनों में शुरू हुआ था। आप देखिए एक आयुर्वेदिक चिकित्सक का क्या कनेक्शन है इंटरनेट से। एक प्रेरणा अंदर से आई कि हम लोग अगर एक वेबसाइट बनाएंगे तो दुनिया से कनेक्ट करने का एक तरीका है। उस जमाने में जब इंटरनेट किसी के पास नहीं था, केवल शुरू हुआ था, तो वर्ल्ड की पहली आयुर्वेदिक वेबसाइट बनाई। खुद समझा कैसे वेब पेज बनाते हैं, HTML कैसे बनाते हैं, सब चीज़ को खुद समझा, बनाया। वेबसाइट बनी, काफ़ी पॉपुलर हो गई, लोग दुनिया भर से, अखबारों में भी काफ़ी उसका कवरेज आया। तो लोगों ने कहा कि आप कंसल्टेशन करिए। टेलीमेडिसिन का आपको थोड़ा हिस्ट्री बता रहा हूँ, टेलीमेडिसिन कैसे शुरू हुआ। तो लोगों ने पहले तो हमने इन्फॉर्मेशन ही डाली वेबसाइट में, अपने लेख लिखते थे, कुछ लेक्चर्स वगैरह लिख के डालते थे। लोगों ने पसंद किया। कुछ लोग हमसे पूछने लगे कि हमारी ये बीमारी है, आप कैसे क्या कुछ कर सकते हैं क्या हेल्प। अब पेशेंट सामने नहीं है, अब तो आजकल तो ये लाइव भी हम कर सकते हैं। उस टाइम तो ईमेल ही था केवल, कोई स्काइप नहीं था, कोई फेसबुक नहीं था, कोई भी वीडियो का कोई ऐप था ही नहीं उस टाइम। तो फिर हमने सोचा कि ट्राई करते हैं। क्योंकि कहाँ से आइडिया आया, हमने पढ़ा था कि दूत नाड़ी का पढ़ा था हमने, कि पुराने समय में भी जब वैद्य के पास कोई रोगी नहीं आ पाता था तो उसका दूत आता था। अब उसमें बहुत कुछ लिखा है, दूत नाड़ी अगर आपने पढ़ी है, मैंने थोड़ा पढ़ा है कि वैद्य सत्यदेव जी की पुस्तक में भी काफ़ी अच्छा उसके बारे में वर्णन है कि दूत की नाड़ी देखते थे, दूत का आव भाव देखते थे। तो इतना तो समझ आ गया कि अगर पेशेंट चिकित्सक के पास नहीं आ सकता तो भी चिकित्सा हो सकती है। तो हमने कहा ठीक है, एक हमने वो एक कॉन्सेप्ट लिया। दूसरा प्रश्न परीक्षा, आपने सुना होगा प्रश्न परीक्षा, दर्शन परीक्षा। तो प्रश्न परीक्षा के आधार पर एक पूरा क्वेश्चनर हमने बना करके वेबसाइट पे डाल दिया कि भाई जो भी किसी को कोई अगर कोई इन्फॉर्मेशन, कोई आपको प्रॉब्लम है तो चीफ कंप्लेन, पास्ट हिस्ट्री, उसका जो फैमिली हिस्ट्री, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, बाउल मूवमेंट्स, या फिर जो जितना भी अष्टविध परीक्षा से संबंधित जो भी प्रश्न पूछ सकते हैं, मूत्र परीक्षा, मल परीक्षा, पाचन संस्थान, सारे प्रश्न उसमें हमने डाल दिए। तो लोग वो प्रश्न भर के भेजते थे और हम उसके आधार पर थोड़ा सा निर्णय लेते थे कि यार इसका तो पित्त बढ़ा हुआ है। उसके आधार पर उनको होम रेमेडीज़ बताई, किसी को कुछ चाहे तो किसी को दवाई बना के भेजी। लोग ठीक होने लगे तो हमारा हौसला और बढ़ता गया। तो उस ज़माने में मेरे पास कम से कम 100 देशों के पेशेंट ईमेल से रहते थे उस ज़माने में। अब तो पूरी दुनिया से पेशेंट हमारे पास आते हैं, फिजिकली भी आते हैं। तो उस तरह से फिर एक विचार ये आया कि जो भारत में जो लोग हैं, गरीब लोग जो गांव में रहते हैं, उन तक कैसे पहुंचेंगे हम। उनके पास तो इंटरनेट नहीं था। 2002-2003 के आसपास जो है क्या होने लगा, एक मोबाइल फ़ोन काफ़ी पॉपुलर होने लगा है। हम सबके पास थोड़ा मोबाइल आने लगा था। 90s में शुरू हुआ था, लेकिन बाय द टाइम 2002-2003 तक मोबाइल लोग रखने लगे थे। तो एक मोबाइल के ऊपर ऐप बनाई उस ज़माने में जब कोई स्मार्टफोन नहीं था। ऐप का नाम रखा टेलीडॉक। टेलीडॉक का एक लड़का ट्रेंड किया गांव का, उस पर सारे जो क्वेश्चन ईमेल से आते थे वही क्वेश्चन
मोबाइल पर डाल दी, थोड़ा शॉर्ट वर्जन उसका। तो वो गांव में जाता था, वो क्वेश्चन पेशेंट के भर के वो हमारे पास आ जाते थे कंप्यूटर में, हम उनको चेक करते थे, अगले दिन जो है उसकी दवाई बना करके वो घर पे डिलीवरी कर देता था। तो ये टेलीडॉक प्रोजेक्ट बना। टेलीडॉक प्रोजेक्ट को यूनाइटेड नेशंस से फर्स्ट प्राइज़ मिला जिनेवा से। अब वो बहुत ज़्यादा हम उसको स्केल नहीं कर पाए, केवल 50-60 गांव तक ही सीमित, जितना हमारे पास साधन था उसी के अनुसार हमने कई लोगों से बात भी की कि इसको पूरे भारत में हम फैलाना चाहते हैं। लोगों को समझ नहीं आया। फिर उसके बाद हमारे पास आइडिया आया कि लोगों तक पहुंचने का एक और तरीका ये है कि हम टेलीविज़न पर आ जाएं। तो फिर 2006 में जो टेलीविज़न शो हमने बनाया, और उसमें भी हमारा पर्पज़, आज तक भी आप देखेंगे तो पर्पज़ हमारा, हम वो कोई वहाँ कोई चीज़ लेकर नहीं बेच रहे हैं, हम लोगों को शिक्षित कर रहे हैं और उनको कहते हैं आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिए। तो इस तरह से देखिए आज हमारे पास लगभग 350 डॉक्टर्स हैं। 3 लोकेशन में हमारा जो टेलीमेडिसिन है, फरीदाबाद, पुणे, इंदौर, और 80 क्लिनिक्स हैं हमारी। तो कहने का मतलब ये है, और ग्लोबल लेवल पर देखें तो कम से कम 40 देशों में मैं जाता हूँ और वहाँ जा कर के मैंने लोगों को चिकित्सा भी की है, पढ़ाया भी है। तो आप सभी से मेरा एक निवेदन यही है, और सबसे अच्छी बात यह है कि आज जो जीवा में हम जो काम कर रहे हैं, आज मेरा जो भी डॉक्टर है, चाहे वो टेलीमेडिसिन या क्लिनिक कहीं पर भी है, तो वो प्रोटोकॉल के तहत काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि कोई आदमी कुछ भी अपने समझ से दवा, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ पूरा ट्रेनिंग मटेरियल सब मिलता है। जब जैसे आएंगे डॉक्टर, उनको ट्रेन किया जाता है, फिर उनके लेवल बने हैं। जो आएगा वो वाग्भट है, उसके बाद सुश्रुत है, उसके बाद फिर जो है जीवक, कश्यप, फिर उसके बाद चरक, ऐसे लेवल हमारे यहाँ बने हुए हैं। बहुत अच्छा हमने एक सिस्टम तैयार किया है कि जिसमें डॉक्टर्स को हम ट्रेनिंग भी दें, उनको जो है एक सपोर्ट सिस्टम भी दें, उनको हम टेक्नोलॉजी का सपोर्ट सिस्टम भी दें, उनको जो है हम प्रॉपर एक शेयरिंग का भी, बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे आपस में शेयरिंग भी करते हैं। तो इस तरह से हम अगर देखें तो हम अपने आयुर्वेद को हम एक ग्लोबल लेवल पर ले जा सकते हैं। आज बहुत आवश्यकता है कि टेक्नोलॉजी में हम काफ़ी साउंड होने चाहिए। टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा देख रहा हूँ इधर के, पता नहीं, कुछ मेरे को बोला गया था कि कुछ लोगों के प्रश्न भी आएंगे, लेकिन आई डोंट नो प्रश्न। एक मिनट, अभी मैंने ये पेज खोला हुआ है। तो टेक्नोलॉजी में आप साउंड होने चाहिए, लेकिन नॉलेज आपकी जो है वो बिल्कुल प्योर होनी चाहिए, शास्त्रिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, और माइंड थोड़ा ओपन होना चाहिए। आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। ऐसा नहीं कि एक ही लाइन में चलना है, यही करना है। जैसे मैंने शुरू में आपको बताई, तो आपको जो है आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। और विदेशों में अगर आप देखें तो आजकल बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इसका है। हमको थोड़ा लैंग्वेज भी अपनी अच्छी करनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी हो, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कम्युनिकेशन अगर हमारी अच्छी नहीं होगी तो भी कई बार लोग हमें समझ नहीं पाएंगे कि हम क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ अभी कि कुछ किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है। प्लीज़ शेयर टिप्स ऑन टेलीफोनिक कंसल्टेशन, ये तो जुनेजा ने लिखा है। ओके, थैंक यू, वी लव यू सर, थैंक यू वेरी मच। फाउंडर जी, तो मुझे लगता नहीं कि शायद कुछ ज़्यादा प्रश्न लोगों ने पूछे हैं यहाँ पर हैं। तो एनीवे, आई विल जस्ट कंक्लूड माय टॉक। तो जैसा मैं बोल रहा था आपको कि ये जो आयुर्वेद की जो नॉलेज है, ये केवल आप इसको अगर यहीं तक समझेंगे कि भाई कोई पेशेंट आया तो मैं उसको कौन सी दवाई दूँ। ये हमने जो प्रोटोकॉल बनाए हैं, इसका पर्पज़ ये था कि हमारे माइंड में ये बैठा हुआ है, एक संस्कार हमारे अंदर पड़ा हुआ है, और ये संस्कार हम इसको कहते हैं एलोपैथाइजेशन ऑफ आयुर्वेद। बहुत कुछ इस पर जो है आजकल लोग इस पर बहुत चिंतन नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर चिकित्सा जो है पर्सनलाइज्ड होती है, व्यक्तिगत रूप से चिकित्सा होती है, एक व्यक्ति की चिकित्सा होती है। अगर 5 पेशेंट मेरे पास जो है, अगर डायबिटीज़ के आएंगे, मधुमेह के आएंगे, प्रतिशाय के आएंगे, कास रोग के, श्वास रोग, तो 5 को एक ही दवाई नहीं देते। हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि ये दवाई ये श्वास रोग में काम करेगी, नहीं। उस जो भी रोगी आया है, उसकी देश काल, आयु, बल, उसका मनोबल, उसका सार, सत्व, सहनन, ये सारी चीज़ें देख करके फिर हम जो है उसका निर्णय लेंगे कि इसको कौन सी जो औषधि देनी चाहिए। औषधियाँ बहुत हैं आयुर्वेद में। तो इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि
ये जो आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है, और इसी के लिए हमने जो है ये प्रोटोकॉल बनाया कि हमारा हर चिकित्सक जो है, कोई भी रोगी आएगा उसको जो है प्रश्न पूछेगा, फिर उससे क्वेश्चन, वो डिसीजन मेकिंग एल्गोरिदम एक होता है। अभी इसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आगे लगा रहे हैं। आगे चल करके हम इसमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, जो कि हमारे पास लगभग 15 लाख पेशेंट्स का डेटा है, तो इसमें हम जो है प्रोटोकॉल्स जो ट्रीटमेंट के आएंगे उनको भी जो है कि क्या क्या जो है सजेस्टेड जो हर्ब्स हैं या जो हमारे शास्त्रीय योग हैं, कौन कौन से सजेस्टेड चीज़ें हैं जिनको हम दे सकते हैं, तो उसका भी जो है हम इसमें प्रावधान रखेंगे। तो आप सभी से मेरा एक यही निवेदन है, बड़ी सिंपल सी जनरल सी बात की है कि नंबर 1, जैसा मैंने शुरू में कहा, आयुर्वेद में काफ़ी सारे जो है ऑप्शंस हैं आपके पास। आप जिस तरह की स्किल रखते हैं उसी तरह के आपको जो है करियर ऑप्शंस भी हैं। आयुर्वेद का समय बहुत अच्छा है, और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि अब ये जो कोरोना वायरस आया है, इसके बाद आयुर्वेद की और ज़्यादा जो है प्रतिभा बढ़ने वाली है। आयुर्वेद की जो है एक डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि लोगों को अब ये समझ आ रहा है, इतनी बड़ी महामारी ये जो पूरे विश्व में फैली है, कि इसमें ये समझ आ रहा है कि हमें इम्यूनिटी अपनी स्ट्रांग रखनी है। और इम्यूनिटी के लिए तो आयुर्वेद में बहुत कुछ है, पूरा एक ब्रांच है हमारे यहाँ रसायन शास्त्र जो है रिजुविनेशन का। हर लेवल पर, हर ऑर्गन के लिए, हर सिस्टम के लिए हमारे यहाँ पर इम्यून सिस्टम को कैसे बूस्ट किया जाए, वो सब चीज़ें यहाँ पर हमारे अवेलेबल हैं। तो आपको थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा कि एक तो आपको देखना है कि आप किस एरिया में जाना चाहें। आप कहीं पर भी जा सकते हैं। अब तो आजकल तो, अभी मैं पीछे पीयूष जुनेजा जी ने एक प्रोग्राम किया था स्कूलों के अंदर, तो मेरे दिमाग में बहुत दिन से चलता था कि स्कूलों में आयुर्वेद करना चाहिए। हमने तो एक आयुर स्कूल प्रोग्राम बनाया भी है, हम कई स्कूलों में वो बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारा अपना स्कूल है फरीदाबाद में, वहाँ पर भी हर बच्चे को दिनचर्या हम सिखाते हैं। हर बच्चा दिनचर्या करता है, हर बच्चा स्वाध्याय भी करता है, हर बच्चे को अपनी प्रकृति मालूम है, उसका पूरा एक प्रोफाइल बना है, उसको क्या, कौन सी प्रकृति है, उसको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। हमारे जितने एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो फैक्ट्री में काम करते हैं, चाहे हमारे वो टेलीमेडिसिन में, चाहे क्लिनिक्स में, हमने पीछे एक अभियान चलाया था कि हर व्यक्ति को उसकी प्रकृति मालूम होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हम आयुर्वेद के जो भी हम आयुर्वेद के चिकित्सक हैं या आयुर्वेद के स्टूडेंट्स हैं, हमको आयुर्वेद में श्रद्धा होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अभी क्या है कि हम लोगों को आयुर्वेद में श्रद्धा नहीं है, फेथ नहीं है। अभी हमको डर लगता है कि शायद पता नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा। तो श्रद्धा होगी तभी आप जो आयुर्वेद में आगे बढ़ पाएंगे। तो ऑप्शंस बहुत हैं। आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो बहुत रैशनल है, बहुत जो एक तरह से वो वैज्ञानिक है, एटर्नल है, काम करने वाला है, अभी भी चल रहा है, हजारों सालों से चल रहा है, आगे भी चलेगा। आज अपॉर्चुनिटी है, विश्व में लोग देख रहे हैं, काफ़ी सारे लोग अब भारत में भी जो हैं उनको समझ आने लगा है कि भाई ये दवाई से साइड इफ़ेक्ट होता है। वो ठीक है, वो दवाई एक इंस्टेंट रिलीफ के लिए अच्छी है, लेकिन लोगों को पता है, डॉक्टर्स को भी पता है। आजकल डॉक्टर्स भी कह देते हैं पेशेंट को कि साथ साथ में आप कोई लिवर टॉनिक ले लो आयुर्वेद का, या कोई और ऐसा रिजुविनेशन के लिए कोई चीज़ ले लीजिए। आजकल तो बहुत सारे डॉक्टर खुद ही बता देते हैं, आप गिलोय ले लीजिए, आप जो तुलसी ले लीजिए। तो हम तो आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। तो चिकित्सा को कोर रखना है आप सभी को। आप सब लोग आयुर्वेद के जो जितने भी लोग हैं, चिकित्सा को कोर रखना है। आयुर्वेद को ये केवल यहाँ तक सीमित नहीं रखना है कि मैंने कोई प्रोडक्ट बना दिया, ये आप प्रोडक्ट मेरा खरीद लो, ये वो ठीक है, वो एक हम उसको कहते हैं प्रिवेंटिव, एक प्रिवेंटिव पार्ट है आयुर्वेद का, प्रिवेंटिव एंड रिजुविनेटिव, वो ठीक है एक। लेकिन अगर हमें आयुर्वेद को लंबे समय तक आगे ले जाना है तो हमें चिकित्सा को इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि आयुर्वेद जो है वो चिकित्सा शास्त्र है बेसिकली। और आज दुनिया जो अगर आयुर्वेद की तरफ देख रही है, अभी हम यूरोप में हमारी एक बात चल रही है, काफ़ी बड़े लेवल पर बात चल रही है, तो उन्होंने हमसे कहा कि देखिए हमारे यूरोप में जो है हम लोग लाइफस्टाइल डिजीज़, एक डायबिटीज़ ले लेंगे तो डायबिटीज़ पे कहते हैं हमारा इतना खर्चा होता है, आप कोई ऐसा इंटरवेंशन ला दो हमें आयुर्वेद से जिससे कि हमारे लोगों की क्वालिटी अच्छी हो जाए या हमारा कुछ खर्चा कम हो जाए। वहाँ गवर्नमेंट्स बहुत खर्चा करती हैं। जितने भी जो है लाइफस्टाइल के प्रॉब्लम्स हैं उनमें तो आयुर्वेद बहुत अच्छा काम कर सकता है। लिवर के प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छा काम कर सकता है। जितने हमारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं, कितने लोगों को आजकल पेट की प्रॉब्लम होती है, उसमें आयुर्वेद से बढ़िया कोई चीज़ है ही नहीं।
जितने आपके मस्कुलोस्केलेटल हैं, अगर उसमें थोड़ा पंचकर्म चिकित्सा आप अगर और इंट्रोड्यूस करें, पंचकर्म चिकित्सा के जितने वात के रोग हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, मस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं, स्केलेटल डिसऑर्डर्स हैं, उनमें पंचकर्म बहुत गजब का काम करता है। हम तो रोज़ देखते हैं रिजल्ट्स, अपने यहाँ पर देखते हैं सारा। तो आपको चिकित्सा को कोर रखना है और चिकित्सा को समझना है, यानी कि निदान को समझना है, उसका मूल निदान कारण क्या है, रूट कॉज बेस्ड चिकित्सा आपको करनी है। लाक्षणिक चिकित्सा नहीं करनी, रूट कॉज को समझना है, रूट कॉज को समझना है, संप्राप्ति को समझना है। संप्राप्ति विघटन ही चिकित्सा है। कहाँ कहाँ प्रॉब्लम शुरू हुई, उसके बाद कौन से दूष्य में गई, कहाँ धातु में गई, स्रोतस अवरोध कहाँ हुआ, कैसे फिर लक्षण आए। तो उस तरह से कोई मुश्किल नहीं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। एक बार आप उस तरह से सोचना शुरू करोगे तो यू विल स्टार्ट एन्जॉइंग इट। बहुत मज़ा आएगा इसमें आपको। जैसे चेस खेलते हैं ना, चेस, जब आप चेस खेलते हैं तो आप एक कोई मूव, एक कोई अपना हाथी चलते हैं या ऊंट चलते हैं, तो आपको इधर उधर सारा देखना पड़ता है। यही आयुर्वेद चिकित्सा में ऐसी होता है। कोई भी दवाई आपके दिमाग में आई तो पहले देखना पड़ेगा आपको, दोष का क्या होगा, अग्नि का क्या होगा, धातु पे क्या होगा, मल का क्या होगा, और कोई तो नहीं प्रॉब्लम करेगी। ये आयुर्वेद चिकित्सा इस तरह से होती है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई एक गोली दे दी तो वो शायद उसके लक्षण पर काम कर गई लेकिन उससे पेट खराब हो, वो तो फिर एलोपैथी स्टाइल हो गया ना। एलोपैथी स्टाइल हमें नहीं चाहिए, हमें अपना आयुर्वेद के सिद्धांतों को ही स्थापित करना है। और इस क्षेत्र में हम जीवा में काफ़ी काम कर रहे हैं। और देखिए, अगर सब कुछ इस तरह से ठीक से चलेगा तो अगले 4-5 साल में एक बहुत अच्छा एक पूरा प्रोटोकॉल बेस्ड हमारे पास एक सिस्टम होगा, जिसको देन वी विल ओपन इट टू अदर फिजिशियंस ऑल्सो। अभी काफ़ी कुछ उसमें एडिशन की ज़रूरत है, काफ़ी कुछ हम उसमें थोड़ा अभी जैसे प्रोटोकॉल्स अब सेकेंड लेवल पर जा रहे हैं, तो जब वो लाखों पेशेंट्स पर वो टेस्ट हो जाएंगे तो फिर हम उसको कहीं भी ले जा सकते हैं। आज हमसे यही तो पूछा जाता है ना कि आपके पास कोई एविडेंस है कि आपने कोई तो बेशक हमने, हमारे वैद्य क्या है वो ठीक भी किए। मान लो किसी ने लिवर सिरोसिस ठीक किया है, किसी वैद्य ने तो ठीक किया, तो लेकिन उसने डॉक्यूमेंट नहीं किया उसको, कैसे ठीक किया, कैसे आपने डायग्नोज किया उसको, कौन सी दवाई दी, उस दवाई ने कैसे काम किया। तो ये तो प्रोटोकॉल के तहत ही होगा ना, तभी तो हमारा आयुर्वेद थोड़ा सा डॉक्यूमेंट होगा, प्रोटोकॉल बेस्ड ट्रीटमेंट होगी और शास्त्र के अनुसार चिकित्सा होगी, तो देन वी कैन शो इट टू द वर्ल्ड। तो आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि आप इस पर थोड़ा सा जो है ध्यान दीजिए। और मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि आयुर्वेद का भविष्य बहुत अच्छा है और आप लोग आयुर्वेद का भविष्य हैं। खासतौर से जो अभी यंग वैद्य हैं आप लोग और यंग स्टूडेंट्स जो हैं, आप आयुर्वेद का भविष्य हैं। और आप अगर मैंने तो अपनी थोड़ी छोटी सी, आपको ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी ब्रीफली अपनी हिस्ट्री भी सुनाई। मेरा तो कोई बैकग्राउंड भी नहीं था, मेरा कोई ना कोई आर्थिक बैकग्राउंड, ना कोई चिकित्सा का बैकग्राउंड, किसी तरह से कुछ भी नहीं था। लेकिन केवल एक मेरे मन में एक जुनून या उसको कहें एक प्रबल ये एक इच्छा शक्ति थी कि आयुर्वेद में काम करना है। आयुर्वेद अभी भी है, अभी कुछ ऐसा नहीं कि हम कोई ऐसे लेवल पर पहुंच गए हैं कि हमने बस बहुत कुछ कर दिया। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, तो अभी भी हम उसी तरीके से काम करते हैं। तो मैं ऐसा कई बार कहता हूं कि अगर मैं एक अकेला आदमी ने कुछ थोड़ा बहुत किया है, तो अगर मान लो ऐसे हम 100 लोग इकट्ठे हो जाएं, आज मेरे पास जितने वैद्य हैं उनसे भी मैं यही बोलता हूँ कि हम सबको इसी सोच से काम करना चाहिए, तो डेफिनेटली हम आयुर्वेद को स्थापित कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आज डिमांड भी है, अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, सरकार भी सपोर्टिव है। आज हमारे पास आयुष मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय में हमारे जो वैद्य ही हमारे सेक्रेटरी हैं। तो हर दृष्टि से जो है वो लोग भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। गवर्नमेंट के लेवल पर काफ़ी काम हो रहा है, रिसर्च में गवर्नमेंट लेवल पर काफ़ी काम हो रहा है, एजुकेशन में भी कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हर तरफ से जो है एक पॉजिटिव माहौल है, एज कम्पेयर टू जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो उस टाइम नेगेटिव माहौल होता था, आयुर्वेद के प्रति कोई बातचीत नहीं करता था। और जितने हमारे जो स्टूडेंट्स पढ़ने भी आते थे वो भी आयुर्वेद प्रैक्टिस में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। सब लोगों का एक ही गोल होता था, डिग्री लेके अपना एलोपैथिक प्रैक्टिस करनी है। तो आज तो बहुत डिफरेंट है, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत पॉजिटिव है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप इसको अच्छी तरह से समझिए, और कभी आपको आवश्यकता होगी तो हम दोबारा आपसे बातचीत करेंगे। और एट एनी पॉइंट इफ़ जीवा कैन बी ऑफ एनी हेल्प और एनी सपोर्ट,
वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, फॉर योर पेशेंस, फॉर लिसनिंग। और मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और सभी से निवेदन है कि थोड़ा लॉकडाउन में अभी थोड़ा मुझे लगता है कि अभी हमें 10-15 दिन तो कम से कम और अंदर रहना है और ध्यान रखना है। और अगर बाहर भी जाना है तो उसकी प्रिकॉशंस, क्योंकि हम तो चिकित्सक लोग हैं और अभी आयुर्वेदिक चिकित्सा को भी अभी परमिशन मिल रही है कि हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत आपको एक एहतियात बरतनी है। और थोड़ा सा लोगों को मोटिवेट करिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत सारे लोग वो डरे हुए हैं आर्थिक दृष्टि से क्या होगा और आगे चल के क्या होगा। तो हमारा एक फ़र्ज़ ये भी बनता है कि हम इनको मोटिवेट करें। मैं तो कई छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूँ आजकल। मेरा अपना पर्सनल फेसबुक पेज है प्रताप चौहान के नाम से, और जीवा आयुर्वेदा का पेज, वहाँ पर भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो छोटी छोटी वीडियोस में बड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग अपना घर में बैठ के कुछ अच्छी वीडियोस हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए। तो आप लोग तो ज़्यादा टेक्नोलॉजी जानते हैं, मेरे से बहुत ज़्यादा जानते हैं, तो आप लोग भी ऐसी छोटी छोटी कुछ चीज़ें, अच्छी चीज़ें बना करके लोगों को शेयर करो। अपने जो ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ। तो हम सब मिल करके आयुर्वेद को हम एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और ले जाएंगे। इसमें कोई ऐसा मुझे लग नहीं रहा कि कोई चीज़ रोकने वाली है। केवल आवश्यकता है कि हम थोड़ा सा अच्छी तरह से शुद्ध बुद्धि से, जो शुचि वाला मैंने बात की थी, शुद्धता हमारे अंदर होनी चाहिए। प्योरिटी ऑफ थॉट्स, प्योरिटी ऑफ हार्ट, प्योरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ बॉडी, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक वैद्य को थोड़ा स्पिरिचुअल भी होना चाहिए, अध्यात्म हमें होना चाहिए। जो आयुर्वेद का जो शास्त्र है पूरा, वो अध्यात्म पर आधारित है। तो थोड़ा बहुत अपनी दिनचर्या खुद भी करनी चाहिए। सुबह उठने का टाइम रखिए, सुबह उठिए, सूर्योदय होने से पहले उठने की कोशिश करिए, नहीं तो कम से कम सूर्योदय हो रहा है उस समय उठिए। दिनचर्या में जो चीज़ें लिखी हैं उनका पालन करिए, थोड़ा ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, योग करिए, प्राणायाम करिए, चरक संहिता पढ़िए, थोड़ा बहुत थोड़ा पढ़ते रहिए उसको, तो हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है। आप अगर ठान लेंगे तो हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और पीयूष जुनेजा जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये इंडियन वैद्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें अवसर दिया काफ़ी लोगों से बातचीत करने का। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। कोरोना वायरस से लड़ना है और कोरोना वायरस को हमें हराना है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।